हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पासवर्ड पुलिस में। आज हम आपके लिए इतिहास का मैं सिलेबस लेकर आया हूं जो हर एक कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको मिलेगा तोड़कर, पूरे एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैं तोड़कर दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो यह जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सब में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हम एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन समझेंगे। तो इतना आप 4 से 5 क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप 4 या 5 मत समझिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन लिखा है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। तो जो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह है वेद। क्या है? वेद। देखिए जो वेद है वह 4 है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो वेदों की रचना किए हैं वो महर्षि वेदव्यास किए हैं। ठीक है, जो ये वेद 4 हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में समझ लेता हूं। तो सबसे पहले जो था ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है उसमें सबसे पहला वेद है, जो सबसे पुराना वेद हम कह सकते हैं। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। तो क्वेश्चन बना था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। दूसरा वेद हमारा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो होता है उसमें बलिदान के बारे में बताया गया है कि किसी की बलि कैसे दी जाएगी, उसके बारे में उल्लेख कहां पे मिला है हमें? यजुर्वेद में। तो क्वेश्चन पूछा था कि बलिदानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो बलिदानों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तीसरा वेद आता है सामवेद। देखिए साम का अर्थ होता है गान, गाना। ठीक है ना, साम का अर्थ होता है गान या गाना। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बारे में समझ लेते हैं। सामवेद जैसे आप यज्ञ वगैरह कहीं पर हुआ रहता है देखे होंगे, तो वहां पे कोई कोई मंत्र गाकर बोला जाता है, आहुति दी जाती है यज्ञ में। तो उसे जो आहुति दी जाती है, जो मंत्र गानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वह मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो वह मंत्र लिया गया है सामवेद से लिया गया है। ठीक है ना। चौथा वेद होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद के बारे में कुछ हम डिस्कस करें तो अथर्व में 3-4 पॉइंट है, जिसमें से नंबर 1 पॉइंट है कि सबसे जो लास्ट जो अंतिम वेद है वह क्या है? अथर्ववेद है। दूसरा पॉइंट इसमें बना सकते हैं कि अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा किया है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कौन सा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा किया है, तो वह है अथर्ववेद। लेकिन अथर्ववेद में एक और पॉइंट आप पाएंगे, वहां पे क्या मिलेगा कि अथर्ववेद में आयुर्वेदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए आपने साफ साफ जान गए पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको बना, आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन है हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की संख्या। तो आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो पुराणों की संख्या है वह 18 है। वैसे जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, शैव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सब पुराण है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है ना, पुराणों की संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं 18 है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे यूनानी कुछ रोमन लेखक के बारे में समझ लेते हैं। यूनान के जो रोमन लेखक थे, जिसमें से देखिए एक लेखक सिकंदर के साथ जो आए थे, तो सिकंदर के साथ बहुत सारे लेखक आए थे, जैसे जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे निरियाकस, आनेसिक्राटस। तो ये जो लेखक थे, बहुत सारे लेखक आए थे, लेकिन इसमें से जो 2 लेखक थे निरियाकस, आनेसिक्राटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थे, अपना रोल फॉलो किए थे, जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। सिकंदर के बारे में चर्चा करूंगा, इसकी लॉन्ग वीडियो बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट बनेगा सिकंदर, ठीक, यहाँ बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखेंगे आप, तो इन सब के बारे में हम लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे जब उसका टाइम आएगा। ठीक है ना। तो सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे वह आए थे निरियाकस, आनेसिक्राटस। क्वेश्चन कैसे बनता है कि सिकंदर के साथ आने वाले कौन से लेखक थे, तो बहुत सारे ऑप्शन देगा, जिसमें से आनेसिक्राटस दे देगा, निरियाकस दे देगा। तो अधिकतर तो निरियाकस ही देता है। ठीक है, निरियाकस नहीं देगा तो आनेसिक्राटस दे देगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि यह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। रोमन राजा था कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो आज हम समझते हैं कि यह राजदूत था। में कौन था राजदूत? मेगास्थनीज। तो समझते हैं कि राजदूत क्या होता है। जैसे इंडिया का बहुत सारे रूल हर एक देश में होते हैं, तो उस राजदूत का काम क्या होता है कि हमारे देश से उस देश का संबंध कैसा है वह हमें राजदूत बताता है।
जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे कर्मचारी लोग जो होते हैं वह बाहर जाके कमाते हैं, जैसे दुबई, अरब अमीरात में जाते हैं कमाने के लिए। तो वहां पर उनको उनकी देख रेख कौन करता है? तो उनकी देख रेख यहाँ के जो इंडिया के राजदूत होते हैं वो करते हैं। तो राजदूत का साफ साफ मतलब होता है कि राजा का बातें को मानना, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज किसके कहने पर भारत आया था? सेलुकस निकेटर के कहने पर आया था, क्योंकि सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेलुकस निकेटर के राजदूत था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जब मेगास्थनीज भारत आया था तो उस समय मगध पर राज्य करने वाला राजा कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महान राजा था, ठीक है ना, लेकिन इसे महान की श्रेणी में नहीं रखा गया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य राजा क्यों बना, कैसे बना, उसकी वीडियो में अलग से दूंगा। जो इसमें से एक महारथी थे जिसका नाम चाणक्य, आप लोगों को सुना होगा चाणक्य का नाम। चाणक्य का 3 नाम है, चाणक्य, और उसका नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है, उसका नाम है कौटिल्य, ठीक है ना, 3 नाम है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो आपको दिया जाएगा। देखिए इसने जो मेगास्थनीज थे वह एक पुस्तक लिखे थे, जो एक ही नहीं बहुत पुस्तक लिखे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वह था प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। अच्छा, इंडिका पुस्तक में क्या खासियत थी, सबसे पहले मैं ये बताता हूं। तो इंडिका में जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो भी उल्लेखनीय बातें थी वो सब इसमें लिखा गया है, कि जैसे यहाँ के राजा कैसे राज्य कर रहे थे, जो कौटिल्य थे उनका क्या रोल था इसमें राज्य करने में, क्या भागीदारी थी, उसके बारे में लिखा गया है इंडिका में, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं चीनी लेखक। तो ये चीनी लेखक क्या होता है? चीनी लेखक जैसे मतलब चीन का, चीनी मतलब होता है चीन का, लेखक मतलब होता है लेखक। तो हमारे भारत में चीन से भी बहुत सारे लेखक आए थे, जिसमें से हम बहुत सारे थे, इत्सिंग भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें हम एक ले लेते हैं फाहियान को, एक ले लेते हैं वैनसांग को। तो एक एक करके समझ लेते हैं। फाहियान, फाहियान कब आया था भारत में, किसके शासन काल में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। एक बात और बता दूं, फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा था। कितने वर्ष तक? 14 वर्षों तक, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है वैनसांग। तो वैनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, ठीक है। इसकी एक पुस्तक थी सी यू की नाम से, जिसमें हर्षकालीन जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वह अपने उस पुस्तक में नोट कर लिया था। देखिए वैनसांग चीन से 629 ईस्वी में चीन से निकल गया था, प्रस्थान कर लिया था, और 1 साल के बाद 630 ईस्वी में भारत पहुंच गया था, और ये 15 साल तक यहाँ पे रहा, और 645 ईस्वी में यह भारत से फिर पुनः चीन लौट गया। लेकिन 15 सालों में इन्होंने हर्षकालीन बहुत सी बातें को अपने पुस्तक में लिखा, बहुत से बौद्ध ग्रंथों के बारे में जाना, जो चीन जाकर यह अपने पूरे बौद्ध ग्रंथों को फैलाया। और इसकी शिक्षा जो हुई थी वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था। आप जानते हो कि जो एक विश्वविद्यालय होता है उसका एक कुलपति होता है। तो वैनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो उस समय वहां के कुलपति आचारशील भद्र थे, ठीक है ना। कौन थे? आचारशील भद्र थे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगे? ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। हम आपको बताएंगे कि हम ये जो सिलेबस है, ये टॉपिक है, कहां से लाते हैं, किस पुस्तक से लाते हैं, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। अगर हमारे एक भी वीडियो पर 1000 लाइक चले गए तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि मैं टॉपिक कहां से लाता हूं, मैं स्वयं कैसे पढ़ता हूं, ठीक है, मैं आपके सामने कैसे लेकर आता हूं, मेरी रूटीन क्या है पढ़ाई की, सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपका फ्रेंड भी कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा।